नमस्कार बच्चों, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, अब तक हम लोग जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे पीयूष प्रभा का, जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। इसके अंदर हम लोगों ने ये जाना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या विषय है और किस तरह से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो सभ्य पोशाक शीर्षक है उसके अंदर गांधी जी ने अपने जीवन के अंदर अन्न आहार को लेकर जो प्रयोग किए थे उनके बारे में पढ़ा और उन्होंने उनसे संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी और उन पुस्तकों में क्या वर्णित था, ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़कर आए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ सके। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सभ्य पोशाक जो शीर्षक है इसके अंदर दो बातें हैं बच्चों, तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि ये जो सभ्य पोशाक शीर्षक है इसके अंदर एक तो बात हो रही है अन्न आहार के प्रति श्रद्धा। ठीक है, अब यहाँ ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अन्न आहार के प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने इंग्लैंड में अन्न आहार से संबंधित सबसे पहले सोल्ट की पुस्तक पढ़ी और उसके बाद अन्न आहार को लेकर उनके मन में श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उसके बाद उन्हें अन्न आहार से संबंधित जितनी भी पुस्तकें मिली उनको खरीदा और उन्हें पढ़ लिया। उन पुस्तकों में से प्रमुख पुस्तक जो थी डॉक्टर हॉवर्ड विलियम की आहार नीति, जिसमें उन्होंने अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों को अन्न आहारी सिद्ध करने की उन्होंने क्या करी है, कोशिश की है। ईसा मसीह पाइथागोरस को उन्होंने अन्न आहारी सिद्ध करने की कोशिश की है। तो इस तरह से हम लोग वो बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार रीति पुस्तक पढ़ी और वो भी गांधी जी को आकर्षक लगी। डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेख भी उन्हें अच्छे लगे, जिसमें उन्होंने किसी रोगी को दवा देने के बदले उसके आहार में हेर फेर करके, परिवर्तन करके उसे स्वस्थ करने की जो पद्धति है उसका उसने समर्थन किया। इस तरह गांधी जी पर अन्न आहार के जो प्रयोग किए थे उसका परिणाम ये रहा कि उनके मन में अन्न आहार को लेकर के एक गहरा प्रभाव पड़ा। फिर बात आगे करते हैं गांधी जी कि वहाँ इंग्लैंड के अंदर जब अन्न आहार को लेकर वो प्रयोग कर रहे थे तो उनके मित्रों को हमेशा चिंता सताती रहती थी कि इसी तरह इनका जो जीवन है वो व्यर्थ में चला जाएगा और ये मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे और पोथी पंडित बनकर रह जाएंगे। इसलिए उन्हें सुधारने के लिए अपने साथ होबर्न भोजनालय ले गए और वहाँ एक प्लेट उन्होंने सूप मंगाया। गांधी जी ने पूछना चाहा क्या इसमें मांस पड़ा है। इस बात पर गांधी जी के मित्र चिढ़ गए और कहा नहीं खाना है तो मत खाइए, किसी दूसरे भोजनालय में जाकर खा लीजिए। गांधी जी जब बाहर गए तो भोजनालय बंद हो चुके थे, इसलिए गांधी जी को भूखा रहना पड़ा। अब आगे की घटनाक्रम के बारे में बताता है कि उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि उसके बाद मेरे मित्रों के साथ मेरा कभी भी किसी तरह का कोई ऐसा बर्ताव या व्यवहार नहीं हुआ और उनके साथ मेरा रिश्ता भी उसी तरह से चलता रहा, क्योंकि गांधी जी के मित्रों का मूल तो यही था कि वो गांधी जी से प्रेम करते थे और इसी वजह से गांधी जी को लेकर वो चिंतित रहते थे और इसीलिए उसे सुधारने के लिए, गांधी जी को सुधारने के लिए उनके मित्रों ने क्या किया, ये एक अंतिम प्रयास किया था, किंतु उसका प्रभाव गांधी जी पर नहीं पड़ा, क्योंकि गांधी जी अपने सिद्धांतों से, अपने जीवन के बनाए हुए नियमों से अलग नहीं हुए और उन्होंने वहाँ विदेश में रह करके भी उन्होंने मांस नहीं खाया। फिर हम बात करते हैं आगे चलकर कि अपनी अन्न आहार की कमजोरी को छिपाने के लिए और उस अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के लिए उन्होंने सभ्यता के दूसरे लक्षण सीखने आरंभ किए। अब वो कहते हैं कि बम्बई जैसे शहर में कटे हुए सिले हुए जो कपड़े हैं वो इस विलायती समाज में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए उन्होंने आर्मी एंड नेवी स्टोर से एक बढ़िया सा सूट सिलवाया। साथ ही
बॉन्ड स्ट्रीट जहाँ पर शौकीन लोगों के कपड़े सिलते हैं, वहाँ पर एक नाइट सूट यानी नाइट के लिए ड्रेस सिलवाई उन्होंने। और इसी तरह एक शिक्षक के घर जाकर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा, नृत्य करना सीखा, लच्छेदार भाषण सीखे और अपने भाई से दोनों जेबों में लटकने वाली सोने की चैन मंगवाई। आईने के सामने खड़े होकर के टाई बांधने की कला सीखी। इस तरह गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए हर संभव प्रयास किया। किंतु उसी समय गांधी जी ने बैल साहब की एक पुस्तक पढ़ी और बैल साहब की पुस्तक पढ़ने के बाद गांधी जी को यह एहसास हुआ कि कौन सा उसे हर समय इस विलायती समाज में रहना है। नाच नाच करके कोई व्यक्ति सभ्य कैसे बन सकता है? यदि कोई व्यक्ति मेरे आचरण से, मेरे सदाचार से अगर मुझे कोई सभ्य समझता है तो ठीक है, वरना ना सही। ठीक है ना। इस तरह गांधी जी के ऊपर ये सभ्यता की जो धुन है करीब 3 महीने तक चली थी। तो ये पूरी बातें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब आपका काम है कि कैसे नोट्स बनाएं सर, कैसे हम इन चीज़ों को करें। तो यहाँ जितनी बात मैंने बताई है उसको आप यहाँ पर इस तरह से नोट करते चलें। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि सभ्य पोशाक शीर्षक में गांधी जी ने अनाहार के प्रति जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोगों को आना चाहिए। इसी के साथ में एक प्रश्न ये बनता है कि भाई गांधी जी को भूखा क्यों रहना पड़ा। एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के जो मित्र थे वो किस बात से चिंतित रहते थे या किस बात से डरते रहते थे। ठीक है, गांधी जी को लेकर के वो डरते रहते थे। ठीक है, और इसी के साथ में जो ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर जो प्रश्न बन रहे हैं, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी अनाहार की। हॉवर्ड विलियम ने अपनी पुस्तक में किस विषय का वर्णन किया। ठीक है, और जो डॉक्टर एलिंसन हैं उन्होंने अपने पुस्तक में जो लेख थे उसमें क्या वर्णित किया। साथ ही गांधी जी ने अपनी अनाहार की कमजोरी को छिपाने के लिए और सभ्यता के दूसरे लक्षण सीखने आरंभ किए। तो वो सभ्यता के लक्षण कौन कौन से थे, गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या किया। ठीक है ना, या अपनी अनाहार की जो कमजोरी है उसे छिपाने के लिए और अंग्रेजी समाज में सभ्य दिखने के लिए उन्होंने क्या किया। किंतु बैल साहब की पुस्तक पढ़ने के बाद गांधी जी के विचार क्या थे सभ्यता को लेकर, सभ्य बनने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई कि अगर कोई व्यक्ति सदाचार से, कोई मेरे व्यवहार से अगर मुझे सभ्य मानता है तो ठीक है, वरना कौन सा मुझे हर समय इस विलायती समाज में रहना है। नाच नाच के कोई व्यक्ति सभ्य कैसे बन सकता है। ठीक है ना, वायलिन बजाना तो मैं अपने देश में भी सीख लूँगा, लच्छेदार भाषण सीख कर मैं क्या करूंगा। ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। तो आप तो कल्पना करके और आप समझिएगा कि गांधी जी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब गांधी जी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अनाहार को लेकर के कॉन्शियस है बहुत कि मैं अपने भोजन में अन्न ही सेवन करूंगा, अन्न ही खाऊंगा, मेरे भोजन में मांस नहीं होगा। गांधी जी ने ऐसे विचार बना लिए। फिर उनके मन में आया यार कि जितने युग हुए हैं उनमें जो अवतार हुए हैं, जो पैगंबर हुए हैं या जो ज्ञानी महात्मा पुरुष जो हुए हैं, वो अपने भोजन के रूप में क्या खाते थे, वो कौन सा अन्न खाते थे। तो वो किताबें पढ़ने लगे। तो उन्होंने सबसे पहले सोल्ट की पुस्तक पढ़ी। अब सोल्ट की पुस्तक पढ़ करके उनकी जिज्ञासा तो और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने वहाँ पर अनाहार की जितनी भी पुस्तकें मिली उनको खरीद लिया और उनको पढ़ लिया। समझ में आई नहीं आई बात। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के सामने ये रीडिंग करते हुए इसके सारे प्रश्न मैं लिखूंगा, प्रश्न लिखते हुए चलूँगा, उत्तर आप लोगों को खुद को लिखने हैं। यही नोट्स बनाने का तरीका है बच्चों। तो देखिए परिचय में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि परिचय नहीं आता है, पाठ परिचय में जरूर पढ़ रहा हूँ कि इस पुस्तक में महात्मा गांधी के द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का जो काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित है, ये जो अंश है ये काशीनाथ त्रिवेदी के द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ में सभ्य पोशाक शीर्षक में
अंश में जहाँ विद्यार्थियों को क्षुद्र आकर्षणों से, एक दिखावे से, एक बाहरी आकर्षण से परे रहने के लिए और विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधती है। आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग एवं समरसता से साक्षात्कार कराया है, तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है कि हमें इस संसार के अंदर एक सात्विक, एक साहित्यिक, एक जीवन, एक सार्थक जीवन जीने की क्या दी गई है? प्रेरणा दी गई है। सभ्य पोशाक शीर्षक में अब कह रहे हैं, अन्न आहार पर मेरी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। सोल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को और भी तेज कर दिया। जितनी भी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हॉवर्ड विलियम की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने एक महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, किंतु बाद में धार्मिक दृष्टि सबसे ऊपर हो गई, सर्वोपरि बन गई। किंतु इसी बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी रहती थी। उन्होंने प्रेमवश ये माना, अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में मैं घुल मिल ही नहीं पाऊँगा। वे जानते थे मैं अनाहार से संबंधित पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा यदि मैं इन पुस्तकों के पढ़ता रहा तो मैं पढ़ने से भ्रमित चित्त, मैं अपने मन से भटक ना जाऊं, भ्रमित चित्त वाला ना बन जाऊं और प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा और केवल पोथी पंडित, एक निरा ज्ञानी बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए आमंत्रित किया, न्योता। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ होबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में ये जो भोजनालय था, ये भोजन गृह एक महल जैसा था। इससे पहले गांधी जी ने विक्टोरिया होटल के अंदर गए होंगे, वहाँ पर इस तरह का भोजन किया होगा। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो बिल्कुल निकम्मा था, सही नहीं था गांधी जी के लिए, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठ गए। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले को ही अपने पास बुला लिया। मेरा मित्र समझ गया, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं है। ऐसे गृह में ऐसे जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो
तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अनाहार वाला भोजन गृह था, वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उस वक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला और मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन ये हमारे बीच का एक अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कोई कटुता आई। अब सुनिए, ये भी अंडरलाइन कर लिए कि भाई हमारे बीच का ये अंतिम मित्र युद्ध था और इसमें ना तो हमारा संबंध टूटा, ना उसमें कोई कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। मतलब भाई इंग्लैंड में रह रहे हैं वो, उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उनके जो विचार है वो अलग हैं और गांधी जी भारत के थे तो उनके विचार और आचरण अलग थे। तो गांधी जी ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जो भी प्रयत्न किए, जो भी प्रयास किया, मुझे सुधारने के लिए किया और उन सब के मूल कारण क्या था कि वो लोग मुझसे प्रेम करते थे। वो जो इंग्लैंड का मित्र था वो उससे प्रेम करता था और इसी वजह से उसे सुधारने के लिए, गांधी जी को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। तो कह रहे हैं कि उसके बाद हमारे व्यवहार में किसी तरह की कोई कटुता नहीं आई। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। अब गांधी जी सोचा भाई मेरे मित्र हैं, उनको डर रहता है हमेशा, तो उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का एक छिछला रास्ता पकड़ा। अब ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका, इसको अंडरलाइन कर लेना कि गांधी जी ने सभ्यता के सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का एक छिछला रास्ता पकड़ा और वो क्या था। गांधी जी अब बता रहे हैं कि विलायती होने पर भी, यानी विदेशी होने पर भी, बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेजी समाज में शोभा नहीं देंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग उस ज़माने के लिहाज से तो ये बहुत कीमती ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते हैं, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से मैंने दोनों जेबों में लटकने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार नहीं था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोजाना लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश, झाड़ू ही समझिए, के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी नहीं थी, मतलब इतने चीज़ें ही काफ़ी नहीं थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे। भाई खाली कपड़े पहनने से समाज में सभ्य थोड़ा ना दिखेगा, तो सभ्य बनने के लिए गांधी जी ने दूसरे तरीके भी अपनाए। मैं उन्हें सीखना चाहता था। भाई सभ्य पुरुष है, उसको नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए,
क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया, एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते ना थे। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता था। 1 2 3 चलता पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था, मेरे लिए ग्रहण करना आसान नहीं था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हो गया। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, और यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा और उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। वायलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बैल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बैल साहब ने मेरे कान में घंटी यानी बैल बजाई और मैं जागा। अब ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि बैल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई और मैं जागा, इसके बाद गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, या उनके जो सभ्य बनने की जो धुन थी उसके ऊपर क्या असर पड़ा। ठीक है, तो मुझे कौन सा इंग्लैंड में रहना है। अब ये देखिए प्रतिक्रिया दे रहा है कि मुझे कौन सा इंग्लैंड में पूरा जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला भाव वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिक सके बेच डालने की इजाज़त दे दी और उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होंगी और पोशाक कपड़ों की टीम टाम तो बरसों चली है, पर अब मैं एक विद्यार्थी बन गया हूँ। अब देखिए बात ये आती है बच्चों कि ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ मैं आपको नोट करा देता हूँ कुछ बातें जो आप लोग यहाँ लिखते हुए चलेंगे कि जब गांधी जी, यानी ये क्वेश्चन कौन सा है, अनाहार की बात हो रही। जब गांधी जी इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने अनाहार से संबंधित सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अनाहार के प्रति गांधी जी की जिज्ञासा
दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उन्हें अन्न आहार से संबंधित जितनी भी पुस्तकें मिली उन्हें खरीदा और पढ़ा। इन पुस्तकों में से प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। अब ये सारी डिटेल आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक पढ़ी उन्होंने? डॉक्टर हॉवर्ड विलियम्स की आहार नीति। डॉक्टर हॉवर्ड विलियम की आहार नीति पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों अवतारों एवं पैगंबरों के आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। उन्होंने ईसा मसीह व पाइथागोरस को केवल अनाहारी सिद्ध करने की कोशिश की है। सेकंड बुक आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड के उत्तम आहार रीति पुस्तक भी गांधी जी को आकर्षक लगी। तीसरे नंबर की पुस्तक डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेख भी आकर्षक थे। इन लेखों में एलिसन ने रोगी को दवा के बदले आहार में हेरफेर करके स्वस्थ करने की पद्धति का समर्थन किया है। तो देखिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लें इसका। समर्थन किया है।
इन सभी पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि गांधी जी के जीवन में अन्न आहार का महत्व और अधिक बढ़ गया। ठीक है, तो ये उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे अनाहार के प्रति श्रद्धा में। जब गांधी जी इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने अनाहार से संबंधित सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अनाहार के प्रति गांधी जी की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उन्हें अनाहार से संबंधित जितनी भी पुस्तकें मिली उन्हें खरीदा और पढ़ा। इन पुस्तकों में प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। डॉक्टर हॉवर्ड विलियम की आहार नीति पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों एवं पैगंबरों के आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। उन्होंने ईसा मसीही व पाइथागोरस को केवल अनाहारी सिद्ध करने की कोशिश की है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार रीति पुस्तक भी गांधी जी को आकर्षक लगी। डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेख भी आकर्षक थे। इन लेखों में एलिंसन ने रोगी को दवा के बदले आहार में हेर फेर करके उसे स्वस्थ करने की पद्धति का समर्थन किया और इन सभी पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि गांधी जी के जीवन में अनाहार का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया और अधिक अनाहार को लेकर वो सचेत रहने लगे। तो ये पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। इसी के बाद अब गांधी जी के मित्रों की बात आएगी। गांधी जी के मित्रों की बात आने के बाद में फिर हम बात करेंगे सभ्यता के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने सभ्यता के लक्षण कैसे सीखे। यानी पूरा चैप्टर एक एक लाइन आपके माइंड में ऐसे सेट हो जानी चाहिए जैसे किसी फिल्म के डायलॉग आपको याद हो गए। फिर हमें किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं अगर यहाँ से। तो यहाँ देखिए, अगर आपसे इन बुकों की डिटेल पूछे तो ये आपको याद हो गया कि हॉवर्ड विलियम की आहार नीति पुस्तक है और उसमें किसका वर्णन है। डॉक्टर एलिंसन के जो ये लेख हैं इसमें किस विषय का वर्णन है। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा, या सभ्य पोशाक शीर्षक में अनाहार के प्रति जो विचार व्यक्त किए उनको आप अपने लिखिए। तो ये सारे विचार एज इट इज आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा जो पैटर्न है अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। अपने नोट्स बनाएं, बढ़िया तरीके से लिखते चलें। जो बातें मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उसे देख करके और अपने नोट्स बना सकें। आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे। इससे आगे की जो बातें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। हम मिलते हैं अगली बार इस विषय को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।